दीपक रंजन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी का बहुत स्वागत है। दीपक रंजन जी, एक बात नहीं समझ में आ रही, साथ चलना है नहीं चलना है, क्लियर हो जाए। कल मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के एक भरोसेमंद चेहरे ने कहा कि भाई कांग्रेस को हम 2 सीटें दे सकते हैं उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा, और वो भी हम मदद करेंगे तो वो वहां लड़ पाएगी, नहीं तो नहीं। और पूजा उससे आगे नहीं दोगे, बोले ना उससे आगे सीट देने का मतलब है भाजपा की मदद करना। कांग्रेस क्या लड़ पाएगी यूपी में? ऐसी जलालत हो रही है। अब नीतीश बाबू भी एंट्री ले गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज साथ चलना है तो सलीके से क्यों नहीं चलते, और नहीं चलना है तो किसी हसीन मोड़ पे छोड़ क्यों नहीं देते। नहीं, कोई एक जनता के दिमाग में एक मैसेज तो साफ रहे कि भाई ये स्थिति है। दीपक जी। देखिए अमिताभ जी, जी अभी दिन तारीख तय नहीं है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कब आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन वो आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, उनका स्वागत है और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उनका स्वागत करती है। और अभी देखिए ये कब आएंगे कब नहीं आएंगे, और अगर कांग्रेस पार्टी से आगे बात बनती दिख रही। अच्छा, नीतीश कुमार जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के बीच में कई राज्यों में भी लोग जाएंगे जातिगत जनगणना को लेकर, और रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि जातिगत जनगणना हर राज्यों में क्यों जरूरी है। कम से कम उत्तर प्रदेश में जातिगत सर्वे करा दें, नहीं तो चूंकि कास्ट सेंसस का काम सेंट्रल का होता है, सेंट्रल उसको कराने का काम करे। और अभी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी के गवर्नेंस की तारीफ जो है उत्तर प्रदेश में भी, वहां पर बीपीएससी में वहां पर लोगों को नौकरी दी गई। अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय ओपी सिंह साहब बैठे हुए हैं, इन्हीं के समकक्ष प्रवक्ता है सीएसएन सिंह जी, उनकी बेटी को भी वहां पर नौकरी दी गई। तो निश्चित रूप से उनकी यहाँ पे लोकप्रियता है, लोग उनको बुला रहे हैं। और हम तो नहीं समझते कि उसमें उसको किसी दूसरे एंगल से देखना चाहिए। ठीक है, उनके जैसा हमारे बड़े भाई जेडीयू के प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, अगर उनका वहां पे लोग हैं, यहाँ पे चाहे फूलपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे आपके प्रयागराज हो, या जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है उनके लोग अगर उनको बुला रहे हैं तो निश्चित रूप से आना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा हम लोग का है कि पीडीआई एनडीए को हराएगा, और जो है जातिगत जनगणना को लेकर के हम लोग रैली के माध्यम से समाजवादी पार्टी और नीतीश कुमार जी, और अगर कांग्रेस पार्टी भी तब तक आती है, बहुत से ऐसे छोटे दल घटक दल हैं जो इंडिया मोर्चा का चाहे आरएलडी है उसमें, और अगर कांग्रेस पार्टी से भी सारी बात बन जाएगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी उसमें शामिल होगी। तो सबसे बड़ा हमारा जो रैली करने के माध्यम से लोगों को जागरूक करके, अमिताभ भैया, लोगों को जागरूक कर रहा है जातिगत जनगणना के लिए, कास्ट सेंसस के लिए। और कास्ट सेंसस की आवाज समाजवादी पार्टी निरंतर उठाती रही है और रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। और अमिताभ भाई ये बताने का काम करेगी अगर इंडिया मोर्चा की समाजवादी पार्टी के सहयोग से सरकार बनती है तो हमारे पहले एजेंडे में होगा कास्ट सेंसस और महिला आरक्षण बिल। ठीक है भैया। दीपक रंजन जी, बात समझ नहीं आ रही कि भाई साथ चलना है तो सलीके से चला जाए, नहीं चलना है तो सलीके से अलग हो जाए। नहीं, ये साप्ताहिक दैनिक आधार पर सीरियल क्यों चले, तू तुम्हें मैं का नहीं, या इससे भी लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, इससे भी भाजपा कमजोर करने की कोशिश हो रही है, ऐसा करके ऐसा लग रहा क्या? देखिए अमिताभ भाई, आपसे ना कोई चीज छुपी है ना आपसे कोई चीज छिप सकती है। जब मध्य प्रदेश में हमने इनके साथ 1.5-2 महीने तक कांग्रेस पार्टी के साथ हमने बात की, और हमने वही सीटें मांगी थी जहां पे समाजवादी पार्टी विनिंग थी और चुनाव 2018 में जीती थी, हमारे एकमात्र विधायक थे, ये सही है। लेकिन जब इनको जरूरत पड़ी थी सरकार बनाने के लिए तो हमने अविलंब बिना किसी शर्त के हमने इनको समर्थन, राज्यपाल महोदय को हमने समर्थन पत्र दिया था। उसके बाद ही इनको महामहिम राज्यपाल ने इनको सरकार बनाने का न्योता दिया था। लेकिन इन्होंने मेरे साथ क्या किया? तो देखिए अब तो कहीं ना कहीं इनको भी समझना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, हर हार जो है वो कुछ ना कुछ सबक और कुछ ना कुछ सीख सिखा करके जाती है। तो अगर, और देखिए माहौल आपने देखा होगा, 5 राज्यों के जो चुनाव भी कंडक्ट हुए वो पूरी तरीके से जो जनादेश आया वो सत्ता के खिलाफ आया। अब मध्य प्रदेश में अगर आप कहेंगे तो मध्य प्रदेश में 2018 में भी जनता ने इनके खिलाफ जो है चुनाव दिया, वोट किया था, और उस टाइम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, कुछ कारणवश जो है वो ऑपरेशन लोटस कर गया, जैसे भी इन्होंने अपनी सरकार बना ली। तो इसलिए 2024 में भी आज भारतीय जनता पार्टी का, हमारे बड़े भाई ओपी सिंह साहब कह रहे थे कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी की बात कर रहे हैं। तो मेरे बड़े भाई, ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश को ओबीसी साहब के चक्कर में कई बड़े वाले ओबीसी साहब के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। एक बहुत बड़े आपके अभी ओबीसी हमारी चिंता की बात कर, आप अपनी चिंता करिए, हमारी चिंता न करिए।
आप अपनी तब से चिंता तो करें। जी बड़े भाई आप तब से तो चिंता हमारी कर रहे थे। इतनी चिंता अगर आपने देश की कर ली होती, देशवासियों की कर ली होती, सम्मानित जनता की कर ली होती, तो आज को आपको 38 दलों का घटक दल लेकर नहीं चलना पड़ता। हम तो आपसे यही चाहते हैं कि ठीक है, जनता ने हमको जो भी मैंडेट दिया, जो भी हमको जनादेश दिया, हम उसको ससम्मान स्वीकार करते हैं। लेकिन आपने जो जनता से वादा किया, 450 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया, कब आप पूरा करेंगे? ओबीसी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी के नाम अभी तक आप प्रस्तावित नहीं कर पा रहे हैं चीफ मिनिस्टर के लिए। तीनों राज्य में अभी तक आप जो है सीएम फेस अभी तक आप नहीं पूछ पा रहे हैं। अरे मैं तो चाहता हूं जब वहां सरकार बनेगी जी। ओपी भैया, तब आप वहां पे 450 रुपए सेंटर करना। उत्तर प्रदेश में तो आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, शुरुआत यहां से करिए ना। उत्तर प्रदेश में 450 रुपए सेंटर के, यहाँ की जनता आपकी जनता नहीं है क्या? यहाँ की जनता, यहाँ की हमारे माताएं बहनों के लिए आपके दिल में दर्द नहीं है? 450 रुपए सेंटर यहाँ से करिए, कितनी सहूलियत हो जाएगी उत्तर प्रदेश के लोगों को। अरे हम लोग भी घर जाएंगे तो सीना चौड़ा करके कहेंगे कि एक सब्जी और बढ़ा लो इसमें, और आज घर जाते हैं तो पत्नी कहती है कि सिलेंडर 1000-1100-1200 रुपए सेंटर मिल रहा है, एक सब्जी तुम्हारे लिए बना दे रहे हैं, भाई बहुत बड़ी बात है, दूसरी सब्जी की बात भी मत करो। तो थोड़ा यहाँ पे भी सहूलियत दीजिए। ठीक, आपके मैनिफेस्टो में मैंने तो जी, नहीं कहा था, जी अब ये मैंने नहीं कहा, ये इनके मैनिफेस्टो में था कि 450 रुपए का सेंटर देंगे। हम तो जनता की आवाज कह रहे हैं, आप बहुत अच्छी सरकार चलाइए, मेरी शुभकामनाएं हैं। हम तो चाहते हैं जनता के द्वारा चुनी गई, जनता के लिए सरकार हो। भैया ठीक है दीपक बाबू, ठीक है दीपक रंजन जी, आपसे एक सवाल मेरे दिमाग में पहले था, वो भटक गया, अब आ गया दिमाग में। आपके पुराने सहयोगी, पुराने पिछले विधानसभा चुनाव में आपके रथ पर बिल्कुल अखिलेश जी की बगल में चलने वाले आदरणीय ओम प्रकाश राजभर आजकल आपके होम ग्राउंड में कबड्डी खेल रहे हैं मैनपुरी में। पूछा कि चाचा यहाँ क्यों आए हो? बोले घोसी का बदला लेने आए हैं, अखिलेश यादव को मैनपुरी और इटावा में हराएंगे। आपका उनसे पुराना याराना रहा, इसलिए मैंने कहा सवाल पूछ लूं। देखिए अमिताभ भाई, वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और वो फिल नहीं हो पा रहे हैं और ना किसी पार्टी में फिट हो पा रहे हैं। उनके बारे में कहना डिबेट को भी खराब कर देना है जाते जाते, और मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ अमिताभ भैया, कि अभी आपने मुझको कोट करके इतर व्यापारी के बारे में कहा, एक चीज शायद मैं भी कोट नहीं किया। नहीं, मैं एक चीज डिफरेंशिएट कर दूं कि पुष्पराज जैन और पुष्पेन जैन में, पुष्पराज जैन पम्पी जो है वो हम पम्मी जी हमारे हम जानते हैं, हम उनको पम्मी जी को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं मित्र। हमने ये कहा किसी को टैग नहीं किया, हमने कहा हम भैया दीपक, मैं दो बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, छोड़िए हटा दी इस बात को। जी। एक तो ये बिल्कुल सही है कि वोटों की गिनती होती है, वोट तौला नहीं जाता कि किसका वोट भारी है, काउंटिंग ही सब कुछ जो है वो रखता है। अगर हम एक वोट से भी हम हारे हैं तो हमें हार स्वीकार करनी चाहिए, और अगर कोई हमें कहीं पे हम हारे हैं, कहीं पर हम वो है। और देखिए और दूसरी बात आपने जो कही कि कोई भी चीज मैनिफेस्टो में डालने से पहले, क्योंकि हम लोग एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता है पार्टी के, लेकिन आपकी ये बात मुझे बहुत हिट कर गई, अच्छी लगी कि आपने कहा कि कोई भी चीज मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में डालने से पहले जहां जहां पर भी अगर राज्यों में सरकारें हैं तो उसको पहले इंप्लीमेंट करके दिखाए, उसके बाद जनता आकलन करे कि इसमें क्या कर। और मैं देखिए ओपी भाई नहा के नाराज हो रहे थे, मैंने ओपी भाई से यही कहा कि देखिए जनता की बात आप भी करते हो, जनता की बात हम भी करते हैं। हम जनता की बात इसलिए नहीं कर रहे कि, और जनता की बात आदरणीय अमिताभ जी आप भी करते हैं, क्योंकि आप भी लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। हमने बस ओपी भाई से यही पूछा कि भाई आपने 2.5 लाख नौकरी देने का वादा किया आपने, और आप 2018 में क्या हुआ? अरे 2018 में सब कुछ सही रहता तो कांग्रेस पार्टी सत्ताविहीन क्यों होती, सत्ता में होती। तो आपने इस चीज को स्वीकार किया, खुद ही ओपी भाई ने स्वीकार किया कि चुनाव से पहले बहुत से वादे किए जाते हैं। तो ये माननीय मोदी जी वाली परंपरा मत चलाइए कि 2014 से पहले जो उन्होंने वादे किए थे, आज 10 साल पूरा होने को आ रहा है, कोई भी वादा उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया, कोई भी उनका वादा अमलीजामा नहीं पाया। तो उस परंपरा को आप तोड़िए। अगर आपने कहा करने के 450 रुपया, तो आप एक नजीर पेश करिए। आप उत्तर प्रदेश से शुरुआत करिए, फिर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, 36%।